दो गोरी देवरानी और एक जेठानी का नया साल। सलोनी अपनी दोनों देवरानियों का स्वागत करती है। अरे आओ आओ, आज से यही तुम्हारा घर है। अब इस घर को पराया नहीं, अपना ही समझना। सलोनी के दो देवरों की शादी नए साल पर होती है, जिसके चलते सलोनी ने घर बहुत सुंदर तरीके से सजाया होता है। आज नया साल है। आज के दिन मुझे दो छोटी बहनें मिल गई। आज से तुम दोनों मेरी छोटी बहनों की तरह रहोगी। ओहो, नए साल पर भी हम क्या घर में ही रहेंगे? आज तो पार्टी करने का दिन है। हाँ हाँ, वैसे भी नए साल पर तो पार्टी बनती है, कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी तो होनी चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी तुम इस घर में शादी करके आई हो और तुम अचानक से ड्रिंक पीने की बात कर रही हो। तुम जैसे गवार काली कलूटी को क्या ही पता। अरे अगर हमारे जैसी मॉडर्न और सुंदर होती तो बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता होता, लेकिन तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। इसलिए अपना मुंह बंद रखो और हमें अपना एंजॉयमेंट करने दो। देखो राघव, मैं तो आज अपना नया साल खराब नहीं करने वाली। अब तुम चल रही हो तो चलो। तो क्या हम ऐसे कपड़ों में बाहर घूमने जाएंगे? ऐसे शादी के जोड़े में जाएंगे तो सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो मेरी जान? मैं ऐसी ड्रेस लेकर आई हूँ कि हमारी खूबसूरती पर 4 चांद लग जाएंगे। चलो तो सही, अभी हम तैयार होकर आते हैं। लेकिन आज तो तुम्हारा गृह प्रवेश हुआ है और आज के दिन तुम बाहर घूमने जा रही हो। कम से कम आज तो अपने घर में आराम से रुको। और फिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग आज डिस्को जा रहे हैं और अगले दिन सुबह ही वापस लौटेंगे। क्या कहा? डिस्को? राघव तुम पागल हो गए हो। अरे रिंकू, तुम राघव को समझाते क्यों नहीं? अरे भाभी जी, आप क्यों इतना ओल्ड फैशन रहती हो? ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं। अब नए साल पर हर कोई घूमने फिरने मस्ती करने बाहर जाता ही है। ऐसा कहकर वो सभी नया साल मनाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो एक डिस्को में जाते हैं और वहाँ डांस करना शुरू कर देते हैं। अरे डिस्को में कितनी देर हो गई हमें डांस करते हुए, अब कुछ खाया पिया जाए। अरे अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं अभी लेकर आती हूँ। सिमरन ड्रिंक लेकर आती है, जिसके बाद प्रियंका और सिमरन दोनों मिलकर ड्रिंक्स करती हैं और वो दोनों नशे में हो जाती हैं। तभी उनके इर्द गिर्द कुछ लड़के उन्हें परेशान करने लगते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। हाँ, तुम तो बहुत अच्छा डांस कर रही हो। क्यों ना तुम मेरे साथ डांस करो? मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ। मुझसे दूर हटो। राघव, राघव कहाँ हो तुम? देखो ये लड़का मुझसे चिपकने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पर राघव आ जाता है और सुरेश को एक जोरदार तमाचा मारता है। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे तमाचा मारा? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। देखते ही देखते डिस्को में राघव और रिंकू की लड़ाई हो जाती है, जिसके चलते वहाँ का मैनेजर पुलिस को कंप्लेंट कर देता है और उन्हें गिरफ्तार करवा देता है। अगले दिन सलोनी राघव और रिंकू के साथ साथ सिमरन और प्रियंका को भी जेल से छुड़ाकर लेकर आती है। देखा, मैंने कहा था ना, ऐसी जगह जाना बिल्कुल ठीक नहीं होता। हाँ हाँ, बस अब तुम्हारे ही भाषण रह गए थे। अब हमें घर जाने दोगी या फिर दोबारा से पुलिस थाने में ही रात गुजारनी पड़ेगी? इस काली कलूटी की ही नजर हमारी खुशियों को लगी होगी, वरना ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रियंका और सिमरन ऐसा कहकर घर के लिए निकल पड़ती हैं। इसके बाद प्रियंका राघव और रिंकू के साथ घर लौट आती है। घर पर खाने के बाद प्रियंका और सिमरन अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चली जाती हैं, जिसके चलते सलोनी को ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं। ऐसे ही शादी के बाद प्रियंका और सिमरन की पार्टी शादी खत्म नहीं होती और वो अक्सर घर के कामों से भी बचा करती हैं। अब तो प्रियंका और सिमरन दोनों सलोनी को नौकरानी समझने लगती हैं। अरे ये क्या, अभी तक तुम इन्हीं कामों में लगी पड़ी हो। हमारे गंदे कपड़े कौन धोएगा? और तुमने सुबह से नाश्ता भी नहीं बनाया है। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, जल्दी से खाने के लिए कुछ बना लो। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं घर के सारे काम नहीं कर पाऊंगी। तुम दोनों मेरी थोड़ी थोड़ी मदद करवा दो। शक्ल देखिए अपनी काली कलूटी कहीं की। तुझे क्या लगता है कि हम तेरे साथ इस घर में झाड़ू पोछा करेंगे? इस घर में तो केवल एक ही नौकरानी है और वो भी तू। प्रियंका, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर जा रही है बात। तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी अकल नहीं है? बड़ों से कैसे बात करते हैं? हाँ हाँ, क्या कहा? बड़ी? अरे तुम जैसे बदसूरत लोगों को तो घर से ही निकाल देना चाहिए। एक काम करो, बहुत हुआ। इस घर से जितना तुम्हें दाना पानी मिलना था मिल गया। वैसे भी आपके पति को गुजरे हुए कई साल बीत गए हैं। अब आपका इस घर में कुछ नहीं रहा। निकल जाओ इस घर से। सिमरन और प्रियंका दोनों मिलकर सलोनी को घर से निकाल देती हैं, जिसके बाद बेचारी सलोनी रोते रोते वहां से चली जाती है। रास्ते में चलते चलते उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो सलोनी के रोने का कारण पूछती है। अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? कोई परेशानी हो तो मुझे। सलोनी रोते रोते उस बूढ़ी औरत को अपने साथ में पूरी घटना के बारे में बताती है, जिसे सुनकर बूढ़ी औरत को सलोनी के ऊपर बहुत तरस आता है और वो उसे अपने पास रख लेती है। देखते ही देखते अब सलोनी को उस बूढ़ी औरत के पास रहते रहते पूरा 1 साल बीत जाता है।
अम्मा जी, आपने पूरे 1 साल तक मुझे अपने पास रखा बिना किसी स्वार्थ के। आज साल की नई शुरुआत है। मैंने आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है। ये लीजिए, खा लीजिए। बेटी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। जब से तू इस घर में आई है तब से मुझे एक सहारा मिल गया है। तो मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत गाजर का हलवा खाने लगती है, जिसके बाद सलोनी एक डिब्बे में गाजर का हलवा पैक करते हुए अपने आप से कहती है, गाजर का हलवा मैं शाम को अपनी दोनों देवरानियों को देने जाऊंगी। नए साल की शुरुआत में कम से कम उन्हें एक बार तो देख ही लूं। ऐसा सोचकर सलोनी घर के बाकी के काम निपटा लेती है। जिसके बाद जब शाम होती है तो वो गाजर के हलवे का डिब्बा अपने देवरानियों को देने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो उनके घर पहुंच रही है, उसके दोनों देवरानियां डिस्को जाने के लिए काम में निकल जाती हैं। अरे, आज दोनों अकेले ही डिस्को जा रही हैं। इनके साथ राघव और रिंकू तो है ही नहीं। सलोनी वहां से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका और सिमरन दोनों डिस्को में पहुंच जाती हैं। डिस्को में वो दोनों खूब एंजॉय करती हैं और अपना नया साल सेलिब्रेट करने लगती हैं। लेकिन उन दोनों को अकेला देखकर फिर से कुछ लड़के उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें छेड़ने लगते हैं। अरे क्या बात है, बिल्कुल छम्मक छल्लो लग रही हो। अकेले अकेले क्यों नाच रही हो? चलो हमारे साथ नाचो। प्रियंका काली के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे साथ बदतमीजी करोगे और हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें तमाचा मारेगी? आनंद और काली दोनों मिलकर प्रियंका और सिमरन को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहां पर सलोनी पुलिस को लेकर पहुंच जाती है और उन्हें गिरफ्तार करवा देती है। सलोनी को देखते ही प्रियंका और सिमरन उसके गले लग जाती हैं और रोने लगती हैं। चिंता मत करो, अब तुम्हें ये दोनों कुछ नहीं करेंगे। दीदी, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उसके बाद भी आपने हमारी मदद की। हो सके तो हम दोनों को माफ कर देना। अरे, देर आए दुरुस्त आए। जो हुआ उसे भूल जाओ और नए साल पर एक नई शुरुआत करो। सलोनी सिमरन और प्रियंका को वापस घर ले आती है। जिसके बाद सलोनी और सिमरन रात को रिंकू और राघव के आने के बाद सलोनी के साथ अपने नए साल को अच्छे से मनाती हैं और उस दिन के बाद से वो सभी एक साथ खुशी खुशी एक ही घर में रहने लगते हैं। झगड़ालू जेठानी, होशियार देवरानी। शोभेपुर गांव में सुगंधा अपने पति धर्मेश और 2 बेटे जीतू और पारस के साथ रहा करती थी। जीतू की शादी जूली से हुई थी। हॉल में बैठा ससुर अखबार पढ़ते हुए रसोई में काम कर रही बहू से बोलता है, बहू, अरे ओ जूली बहू, जरा जल्दी से एक कप चाय तो पिला दे। अरे मलाई मारकर। ससुर जी को भी ना चैन नहीं, बस हर दूसरे पल चाय की प्याली की फरमाइश लेकर शुरू हो जाते हैं। जूली भाभी, जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। अरे भाग्यवान, मेरी दफ्तर की फाइल कौन सी ड्रॉर में रखी है, मिल नहीं रही। बहू, मेरी चाय का क्या हुआ? इतनी देरी हो गई है। अरे कहाँ रह गई भाग्यवान, जल्दी से आओ। बहू बेचारी सोच में पड़ जाती है कि किसका काम पहले करो और गुस्से में बाहर आकर गरजते हुए बोलती है, बस कीजिए आप सभी। जिसे देखो जूली का राग अल्पाए हुए हैं। जुलूस निकाल कर रख दिया है जूली का। माँ जी, अब ये ससुराल की बढ़ती जिम्मेदारियां मुझसे अकेले नहीं संभाली जाएगी। बेहतर होगा कि आप मेरा हाथ बटाने के लिए देवरानी ले आए, वरना मैं मायके चली जाऊंगी और आप सभी देखते रह जाओगे। बहू की धौंस भरी धमकी सुनकर ससुराल के लोग सोच में डूब जाते हैं। जिसके बाद सास बोलती है, वैसे बहू, तेरी बात में दम तो है। पारस भी शादी के लायक हो चुका है। अब तेरी देवरानी की तलाश जारी करनी ही पड़ेगी। काफी खोजबीन के बाद सुगंधा की तलाश दिल्ली शहर में रहने वाली दीप्ति पर खत्म होती है। कुछ ही दिनों के बाद दीप्ति बहू बनकर ससुराल आती है। ससुराल में तुम्हारा स्वागत है देवरानी जी। शुक्रिया जेठानी जी, आपने मेरा स्वागत किया, मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ देर बाद देवरानी अपने कमरे में आ जाती है और अगली सुबह देवरानी जल्दी सुबह जाकर सारा काम करती है। तभी जेठानी बोलती है, दीप्ति, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसीलिए तुम्हें सारा खाना अकेले ही पकाना पड़ेगा। मैं चाहकर भी तुम्हारा हाथ नहीं बटा सकती। कोई बात नहीं जेठानी जी, वैसे भी इतने वक्त से तो आप ही ससुराल की जिम्मेदारियां संभालती आई हैं ना। चंट जेठानी अपनी देवरानी के सामने झूठी सफाई का दिखावा करके अपनी जिम्मेदारियों से बच निकलती है। वहीं देवरानी
खुशमन से सभी के खातिर खाना बनाकर मेज पर परोसती है। आप सभी खाना शुरू कर सकते हैं। ससुराल के सभी सदस्य जैसे ही खाने का एक निवाला खाते हैं तो बोलते हैं, अरे वाह छोटी बहू, अरे क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। मिर्ची मसाले के मामले में तो एकदम नब्बा तुला हाथ है तुम्हारा। सचमुच बहू, तेरे हाथों के बने खाने के आगे तो हलवाई के हाथ भी फीके पड़ जाएं। इतना लजीज खाना बनाया है तूने, स्वाद तो मुंह में घुल मिल गया है। सचमुच दीप्ति, बड़ा ही दमदार खाना बनाया है तुमने। बस ऐसा ही जायकेदार खाना बनाना अपनी जेठानी को भी सिखा दो, क्योंकि इसे तो झगड़ा झंझट करने के सिवा कुछ और आता ही नहीं है। अपनी देवरानी की तारीफों से जली भुनी जेठानी अपनी जुबान से अंगारे बरसाते हुए बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो जैसे तुम्हें खाने में जहर परोसती थी ना। मेरे प्यारे पतिदेव, देवरानी ने एक दिन खाना बनाकर खिला क्या दिया, सभी के जुबान से फूल झड़ने लगे। और जब यही खाना मैं बनाती थी तो सभी मुंह सड़ाकर खाते थे। अपनी जेठानी का झगड़ालू अवतार देखकर देवरानी दंग होकर फुसफुसाती हुई बोलती है, ये जेठानी जी तो बड़ी ही जलोकड़ी निकली। किचन में तो मेरे सामने मीठी छुरी की तरह चिकनी चुपड़ी बातें कर रही थी, और अब देखो देवरानी की जरा सी तारीफ भी नहीं सुनी गई। देवरानी उस बात को भूल जाती है, मगर झगड़ालू जेठानी अभी कहाँ थमने वाली थी। उसी शाम, अरे ओ देवरानी जी, जल्दी से यहाँ आओ। जी जेठानी जी, आपने बुलाया? सूरज ढले घंटा भर हो गया, मगर तुम्हें तो वक्त का कोई तकाजा ही नहीं। अरे रात के खाने की तैयारी क्या 12 बजे के बाद करोगी? जेठानी जी, आप फिक्र मत कीजिए, खाना मैं बना लूंगी, और नींबू पानी भी। वो क्या है, आपका पारा हमेशा चढ़ा ही रहता है, इसलिए अपनी ये उलुल जुलुल बातें ना जूली को मत सुनाओ, समझी? अब सभी को तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद पसंद आ गया है, इसीलिए अब से खाना तुम ही बनाओगी। मैं रसोई घर में अब कोई रिस्क नहीं लूंगी। जलोकड़ी जूली अपनी देवरानी पर हुक्म जताकर कमरे में चली आती है। ऐसे ही समय बीतता है और बेचारी देवरानी अकेले ही ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभालती। तभी एक दिन उसका पति पारस उसे बोलता है, दीप्ति, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम सब कुछ अकेले ही कर रही हो। भाभी किसी भी कामकाज में तुम्हारा हाथ नहीं बटाती। जाने दीजिए पारस, शायद मैं जेठानी जी के मुंह लगकर ससुराल की शांति भंग नहीं करना चाहती। दीप्ति ऐसा बोल ही रही थी कि उसकी सास सुगंधा वहां आकर बोलती है, छोटी बहू, अगर तू ऐसे ही जरूरत से ज्यादा काम करती रही तो बीमार पड़ जाएगी, और अगर 2 जन मिल बांट कर काम करेंगी तो अच्छा रहेगा। सास की बातें सुनकर देवरानी खुद से बोलती है, ठीक ही तो कह गई माँ जी। वैसे भी जब से मैंने जेठानी जी को ढील क्या दी, वो अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर जरूरत से ज्यादा ही कामचोर बन गई हैं। थोड़ी ही देर बाद दीप्ति अपनी जेठानी के कमरे में आती है, जहां जूली टीवी में सीरियल देख रही थी। जेठानी जी, अगर आपकी सास बहु साजिश वाली सीरियल समाप्त हो गई हो तो मैं बता देती हूँ कि शाम का खाना आप बनाएंगी। खाना बनाना तो दूर, मैं किचन में कदम तक नहीं रखूंगी। वैसे भी सभी को तुम्हारे हाथों के खाने का चस्का चढ़ा है। ठीक है, खाना मैं बना लूंगी, बाकी का बचा काम आप कर लेना। उम्मीद है इतना तो आप कर ही सकती हैं। मैंने एक बार कह दिया ना, तो बस मैं कोई काम नहीं करूंगी। देवरानी हो देवरानी की तरह रहो, जेठानी पर दादागिरी झाड़ने की बेफिजूल कोशिश मत करो। देखो जेठानी जी, ये झगड़ा झंझट करके इस बार आपकी दाल आपकी देवरानी के सामने नहीं गलेगी। या तो बर्तन कपड़े आप धो या खाना पकाना खुद करो। जेठानी अपने ही फट्टे में फंस कर रह जाती है और कुड़कुड़ाती हुई कपड़े धोने चली जाती है। देवरानी होकर मुझ पर दामन चलाती है, इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। मैले कुचैले कपड़े धोऊंगी मैं और दोष दूंगी अपनी देवरानी को, जिसके बाद मेरी देवरानी खुद ब खुद ससुराल वालों की नजरों में खटकने लगेगी। जेठानी जानबूझकर कपड़ों को गंदे तरीके से धोकर बोलती है, बस अब थोड़ी देर के बाद होगा धमाका। कुछ देर बीतने पर जूली अपने कमरे से बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, सासू माँ, ससुर जी, देवर जी, अरे जल्दी से यहाँ आओ, गजब हो गया। अरे क्या हो गया? अरे ये देखिए, मेरी चिड़ोकली देवरानी ने जानबूझकर मेरे धुले कपड़ों को दाग से भर दिया।
अरे बड़ी बहू, दिन दहाड़े ही भांग खा ली है क्या? सारे कपड़े तो एकदम साफ है। तुझे बेफिजूल में झगड़ने की बुरी आदत पड़ गई है। और नहीं तो क्या जेठानी जी, मैं आपकी देवरानी हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी जो आपका काम बढ़ाऊंगी। सास की फटकार और देवरानी की होशियारी देखकर झगड़ालू जेठानी जल भुनकर राख हो जाती है। मगर इतने सब से भी झगड़ालू जेठानी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। जेठानी लगातार जाल बनाती, मगर देवरानी अपनी होशियारी से हर जाल को मात दे देती। एक रात की बात है। देवरानी जी, माँ जी तुम्हें बाहर बुला रही हैं, मगर मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। अरे तो मैं क्या तुम्हें झूठ बोलूंगी? तुम्हारी जेठानी सिर्फ जुबान की कड़वी है, झूठी नहीं है। जेठानी की बातों में आकर देवरानी सास के पास चल पड़ती है। तभी जलोकड़ी जेठानी अपने लिए अलग से सब्जी निकालकर मिर्च की बरनी दाल और सब्जी में उड़ेल देती है। अब मजा आएगा जब सभी अपनी चहीती के हाथों बना मिर्चदार खाने का चटकारा लगाएंगे। थोड़ी ही देर बाद देवरानी सभी को खाना परोसती है और जैसे ही जेठानी सभी के साथ खाना खाती है, उसकी जुबान से बड़ी चीख निकल पड़ती है। ओह माँ, मर गई। मैंने तो ये मिर्च इन सभी के खाने में डाला था, फिर ये मिर्च मुझे क्यों लग रही है? क्योंकि मिर्ची जलने वाले को ही लगती है जेठानी जी। मुझे पता था कि मेरे किचन से निकलते ही आप कोई ना कोई कारस्तानी करेंगी, इसलिए मैंने पहले से ही दूसरी दाल और सब्जी फ्रिज में रख दी थी। अरे कैसी डायन देवरानी है, अपनी जेठानी की जुबान जला डाली। उम्मीद है जेठानी जी, इसके बाद आप मेरी मुश्किल और नहीं बढ़ाएंगी, क्योंकि आपकी देवरानी की होशियारी हर बार आपकी चाल से 2 कदम आगे की होती है। आखिर में देवरानी की होशियारी के आगे जेठानी हार मान जाती है और अपनी जिम्मेदारियों को बगैर किचकिच किए निभाने लगती है। अनाथ लड़की का जादुई लहंगा कुआं। जूही अपनी बूढ़ी दादी लीला देवी के साथ एक कच्चे घर में रहती थी। जूही के जन्म के वक्त ही उसकी मां गंगा दुनिया को अलविदा कह गई, जिसके बाद उसका पिता प्रीतम शराब के नशे में डूब गया। उसकी ये बुरी आदत इतनी ज्यादा हद तक बढ़ गई कि एक रोज उसने भी आंखें मूंद ली। ऐसे में पोती को पालने की जिम्मेदारी लीलावती के बूढ़े कंधों पर पड़ गई। हे ईश्वर, ये कैसा दिन दिखा रहा है तू मुझ बुढ़िया को। प्रीतम और बहू को गए 15 साल बीत गए। कुछ ही दिनों बाद जूही ब्याह के लायक हो जाएगी और ये झूठन धोकर तो पैसे जुड़ने से रहे। ऐसे बोलते हुए बूढ़ी लीला की आंखों में ठहरे आंसू डबडबा जाते हैं। तभी घर की मालकिन दिव्यानी उसे झड़कते हुए बोलती है, अरे ओ बुढ़िया, क्या बड़बड़ा रही है? ये पूरा परिवार चाय का इंतजार कर रहा है और तूने अब तक बर्तन नहीं मांजा। तू ऐसे नहीं मानेगी। जब पगार में कटौती होगी ना, तभी तू ये काम चोरी करना छोड़ेगी। अरे नहीं नहीं, मुझ बुढ़िया पर ऐसा गजब मत करना। इस पगार पर मुझ बुढ़िया की आस बंदी है। मेरे बूढ़े कंधों पर मेरी पोती का पेट पालने की जिम्मेदारी है। बगैर पैसे के कैसे बिठाऊंगी मैं उसकी भूख? पहाड़ में जाए तुम गरीबों की भूख। जल्दी जल्दी हाथ चला, समझी ना? गरीब लीलावती के लाख गिड़गिड़ाने पर भी दिव्यानी उसकी एक नहीं सुनती। बूढ़ी लीला सारा काम निपटाकर घर के लिए निकल पड़ती है। चारों ओर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। गरीबी की मारी बूढ़ी लीला के शरीर पर सूती की एक फटी पुरानी साड़ी थी, जिसमें बर्फीली बयार आर पार हो रही थी। ठंड में ठिठुरती हुई लीला घर आती है, जहां उसकी पोती जूही बोलती है, दादी माँ आप आ गई? देखो, मैंने आपके लिए खाना बना लिया है ताकि आपको ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। और कल के लिए भी आज ही कुएं से पानी भी भर लिया। अरे मेरी प्यारी पोती, तेरा बस चले तो अपनी दादी को तू एक तिनका भी ना उकसाने दे। चल साथ मिलकर खाना खाते हैं। इसके बाद लीला और जूही साथ मिलकर खाना खाते हैं। थाली में कुछ रोटी और प्याज के टुकड़े थे। लीला अपनी पोती के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, मगर कम पैसे में उसके अरमान हमेशा धरे के धरे रह जाते थे। जूही बेटी, अपनी बूढ़ी दादी को माफ कर दे। तेरी गरीब दादी ना तुझे कभी कुछ खरीदने की खातिर खुला खर्चा दे पाती है, न तुझे इस रूखी सूखी रोटी के सिवा अच्छा खाना खिला पाती है। ऐसा क्यों बोलती हो दादी माँ? मेरा पेट भरने की खातिर ही तो आप बीमार होकर भी उन बड़े घर जाकर बर्तन मांजती हो, और फिर भूख में तो सब कुछ अमृत जैसा स्वाद देता है ना।
इसके बाद दोनों खा पीकर सो जाते हैं और गुजरते पहर के साथ रात का पसरा हुआ अंधेरा सवेरे में बदल जाता है। दादी माँ देखो, सुबह हो गई, जल्दी से जाग जाओ। जूही अपनी दादी को जगाने की बहुत कोशिश करती है, मगर मुर्दे कहाँ जागते हैं। बूढ़ी लीला का शरीर ठंड के कहर को काट न सका और वो चल बसी। 15 साल की जूही के लिए उसकी दादी के मौत के साथ दुनिया छिन गई थी। कई दिन बीत गए, जिसके बाद पेट की आग बुझाने के लिए जूही ने लोगों के सामने हाथ पसारना शुरू कर दिया, मगर सभी ने उसे दुत्कार दिया। जिसके बाद वो रोते बिलखते हुए अपने घर से कुछ कोस दूर बसे कुएं पर आकर रोते हुए बोलती है, कुएं, मुझे खुद में संभालो, ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं। ना तो कोई मुझे काम दे रहा है, ना कोई मुझे मुफ्त में खाना देना चाहता है। इस दुनिया के कदम कदम पर खड़े दरिंदे गरीब अनाथ लड़कियों को फाड़ खाने की ताक लगाए बैठे हैं। अब समझ आया कि दादी माँ मुझे क्यों काम करने से मना करती थी। बचपन से मेरा एक ही अरमान था कि काश मुझे कभी लहंगा पहनने को मिलता, मगर जब मेरे आगे दाने दाने के लाले पड़े हैं तो मेरा लहंगा पहनने का शौक क्या ही पूरा होगा। मैं आ रही हूँ दादी माँ। ये बोलकर जैसे ही जूही कुएं में कूदने के लिए बढ़ती है, अचानक कुएं के अंदर से बहुत ही अनोखे और लाजवाब लहंगे कुएं से बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर जूही भौचक्की रह जाती है। तभी कुएं के घेरे पर आंख, नाक और मुंह बन जाता है और कुआं बोलता है, जूही, क्या तुम नहीं जानती कि जान देना तो बुज़दिलों की निशानी है? ये सब कुछ क्या हो रहा है? पहले इस कुएं से लहंगे निकलने लगे और अब ये कुआं बोल रहा है। ये सब कुछ मेरी सोच से बिल्कुल परे है। घबराओ नहीं जूही, दरअसल मैं एक जादुई कुआं हूँ जिसके अंदर तुम जैसे लोगों की तरह ही लहंगों की दुनिया है, जिसे मैं गरीबों की मदद करता हूँ। ये सभी लहंगे तुम ले लो, इन्हें बेचकर तुम अपनी गरीबी मिटा सकती हो, क्योंकि ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा। तुम्हारा शुक्रिया जादुई कुएं। जूही जादुई कुएं से मिले लहंगे को लेकर घर चली जाती है और शाम को बाजार में लहंगे बेचने लगती है। आओ आओ लोगों, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कम पैसों में महंगे लहंगे खरीदो। जूही की बुलाहट सुनकर पार्वती नाम की औरत वहां आती है और उसके लहंगे को देखकर बोलती है, अरे वाह, बहुत सुंदर लहंगे हैं तुम्हारे। ये लाल वाला लहंगा कितने का बेच रही हो? ये वाला लहंगा ज्यादा नहीं, केवल 500 रुपए का है। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता इतने कम बजट में इतना सुंदर और हैवी लहंगा। हाँ काकी, इसी बहाने गरीब भी कम दाम में लहंगे पहनकर अपनी बेटी को विदा कर सकेंगे। पार्वती खुश होकर जूही से उसके लहंगे खरीद लेती है। ऐसे ही दिन भर उसके कई सारे लहंगे बिक जाते हैं। शाम ढले जैसे ही जूही वापस घर को लौटने वाली होती है कि तभी अचानक से एक गरीब लड़की रोते बिलखते हुए जूही के पास आती है और उससे कहती है, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कल मेरी शादी है और मेरे पिताजी के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो मेरे लिए एक शादी का जोड़ा सिलवा सके। जूही जैसे ही उस गरीब लड़की को देखती है, उसे उसके ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ जाता है। जिसके बाद वो जादुई कुएं से मिले लहंगों में से सबसे सुंदर लहंगा देते हुए उससे कहती है, ये लो, ये लहंगा तुम्हारे पर बहुत प्यारा लगेगा। अब तुम्हारी शादी अच्छे से होगी। जूही लहंगे के साथ साथ गरीब लड़की को थोड़े पैसे भी दे देती है। जिसके बाद वो लड़की उसका शुक्रिया अदा करके खुश मन से वहां से चली जाती है। अगले दिन उस गरीब लड़की की शादी अच्छे से हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जूही अपने जादुई कुएं से और लहंगे मांगने पहुंचती है। जादुई कुआं, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। आज मुझे तुमसे और लहंगे चाहिए ताकि मैं उन्हें बेचकर और भी गरीब लोगों की मदद कर सकूं, साथ ही अपना घर चला सकूं। जूही के इतना कहते ही जादुई कुएं के अंदर से बहुत सारे रंग बिरंगे लाजवाब लहंगे निकलकर बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद जूही जादुई कुएं का शुक्रिया अदा करती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई कुएं। आज तुम्हारी मदद से मैं गरीबों की मदद कर रही हूँ। ये सब तुम्हारी ही वजह से है। अगर तुमने मेरी मदद न की होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे भी मैं तुम्हारी इसी तरह मदद करता रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम बस मेरे पास दौड़ी चली आना।
फिर मैं तुम्हें महंगे लहंगे दूंगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। जूही वहां से लहंगे ले जाती है और बाजार में ले जाकर बेचना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो सुबह से शाम तक अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। इस तरह जूही की परेशानी दूर हो जाती है और उसका जीवन पूरी तरह से पटरी पर चला आता है। साथ ही जब कभी उसे मौका मिलता तो वो जादुई लहंगे कुएं से गरीब लाचार लोगों की मदद किया करती थी। बहू का पड़ोस में मायका। सुषमा देवी सामने खड़ी अपनी नई नवेली बहू को देखकर बौखलाए हुए अंदाज में बोलती है, अरे नाश मरे तेरा मोनिष्का की बच्ची, माँ चट्टो और बेटी चट्ट बोलो, भला 4 घर की दूरी नहीं हमारे घर के बीच, पास में मायका और पड़ोस में ससुराल, अरे ऐसा होता है क्या? मगर माँ, 2 प्यार करने वाले शमा और परवाने को प्यार में आस पड़ोस कहाँ नजर आता है? अरे तेरी आशिकी गिरी तो मैं छुड़ाती हूँ नास पीटे, इतने बड़े हिंदुस्तान में तुझे पड़ोसन ही मिली थी प्यार करने को। अरे ये मोनिष्का तो बड़ी मीठी चोरी निकली माँ जी। अरे बड़ी बहू, तू ही बता, पड़ोस में रहने वाली कोई भी अरी गरी लड़की मेरे बेटे के गले पड़े जाएगी तो क्या सुषमा देवी की बहू बन जाएगी? मैं नहीं मानती इसको अपनी बहू। अरे भगवान, अब पछताने से क्या होगा जब पड़ोसन बन गई बहू। जो होना था सो हो गया, अब पूरे मोहल्ले के सामने लाइव टेलीकास्ट क्यों कर रही हो? लव, बहू को लेकर भीतर आ जा। पूरा परिवार पड़ोसन बहू के साथ अंदर चला आता है। तभी सुषमा आंख तरेरते हुए कहती है, बता लव, तेरा इस नास पीटी पड़ोसन के साथ कब से लफड़ा चल रहा है? अपनी माँ के पूछने पर लव पूरी बात बताता है। ये कहानी है दिल्ली के प्रेम नगर के 2 प्यार भरे पड़ोसी परिंदों की, जहाँ लव और मोनिष्का रहते थे। सुबह के 7 बज रहे थे। छत पर खड़ा लव मोनिष्का को देखकर जोर जोर से गुनगुनाता हुआ कहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अरे आज ये छत पर क्यों नहीं आई? मोनिष्का, ओ माय डार्लिंग। लव के गुनगुनाने की आवाज सुनकर मोनिष्का दूर खड़ी अपने छत से उसे देखकर मुस्कुरा देती है। दोनों ऐसे अक्सर छिपते छुपाते हुए मिला जुला करते हैं और बात शादी तक पहुंच जाती है। और इस तरह हम पड़ोसियों का प्यार शादी के मोड़ पर आ पहुंचा। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन मोनिष्का को रसोई में काम करता देख गुस्से से तमतमाई उसकी जेठानी जूही कहती है, अरे ओ पड़ोसन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रसोई में पांव रखने की? मेरी बुलक्कड़ जेठानी जी, आप भूल गई हैं कि अब इस रसोई घर पर इस पड़ोसन का भी पूरा हक है। आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए रसोई में आपकी जरूरत नहीं। मोनिष्का की ये बात सुनकर जूही गुस्से से फुसफुसाती हुई बाहर चली जाती है। ये कल की आई पड़ोसन मुझ पर हुकूमत जमा रही है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अरे बड़ी बहू, तू सुबह सवेरे बड़बड़ा क्यों रही है? सुषमा के पूछने पर जूही 1 की 2 लगाकर लड़ाई की फूट डालती है। तभी सुषमा बोलती है, अरे ओ नास पीटी पड़ोसन, जरा यहाँ तो आ। क्या हुआ सासू माँ, सवेरे सवेरे क्यों चिल्ला रही हैं? मत कह मुझे सासू माँ, मुझे तेरे इरादे अच्छी तरह से पता चल गए हैं। तू पड़ोसन इसीलिए मेरी बहू बनी है ताकि मेरी प्रॉपर्टी हथिया सके। मैं कहती हूँ निकल जा यहाँ से, जाकर मर अपने मायके में। सास बहू का शोरगुल सुनकर लव हड़बड़ाहट के साथ अपने कमरे से बाहर निकलकर कहता है, अरे ये सुबह सुबह कैसी चिल्लम चिल्ली लगा रखी है आप सभी ने? अरे मुझसे क्या पूछते हो? अपनी लड़ाकू माँ से पूछो जो दाना पानी लेकर मुझ पर चढ़े बैठी हैं। अरे माँ, ये खिटपिट क्यों कर रही हो? अरे नालायक निकम्मे, इस पड़ोसन के पल्लू में क्या बंधा? माँ से सवाल जवाब करता है। बोलना ही है इस चट्टो की बेटी को बोल। बस बहुत हो गया सासू माँ, देखो जी, मैं मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। या तो तुम सासू माँ को समझाओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी और तुम देखते रह जाओगे। अरे तो देरी क्यों कर रही है? उठा अपना झोल झमाटा और चल दे 4 कदम। इतना सुनकर बहू अपना सूटकेस उठाकर पड़ोस में बसे अपने मायके आ पहुंचती है। माँ, मैं आ गई माँ, अब मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, वो बहुत बुरे हैं। अरे मैं तो पहले ही कहती थी बेटी कि मत कर पड़ोस में प्यार, भला घर के साइड में ससुराल शोभा देता है क्या? मुझे तो पहले ही पता था कि वो भूतनी के तुझे एक दिन में ही भगा देंगे। ऐसे ही सुबह से शाम बीत जाती है, जिसके बाद लव मोनिष्का को लेने उसके मायके आता है। नमस्ते सासू माँ, मोनिष्का को भेज दीजिए, मैं उसे लेने आया हूँ। मोनिष्का, मैं जानता हूँ कि तुम्हें माँ की बातें बुरी लगी हैं। माँ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मेरे साथ चलो प्लीज। लव के माफी मांगने पर मोनिष्का अपने मायके से ससुराल चली आती है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक शाम ननद भाभी पर भड़कते हुए बोलती है, अरे ओ मेरी बेवकूफ भाभी,
कपड़े धोने नहीं आते तो मेरे कपड़ों को हाथ क्यों लगाती हो? मगर मैंने तो एकदम सफाई से तुम्हारे कपड़े धोए थे न्यासा। अगर इतनी सफाई से कपड़े धोए थे तो ये जिद्दी दाग अब तक मेरे ड्रेस पर जमे हुए हैं, कैसे हैं? अरे जितनी आसानी से छत की मुंडेर पर चढ़कर मेरे भाई से नैन मटक्के करके मेरी भाभी बन गई, वैसे ही ससुराल के फर्ज निभाना भी सीखो। न्यासा, अगर तुम्हें मेरे धुले कपड़ों में इतने ही नुस्ख निकालना आता है तो फिर अपना काम खुद करना सीखो। वैसे भी सारा दिन पलंग पर पसरी रहती हो। अपनी भाभी का बोलबाला सुनकर गुस्से से बौखलाई न्यासा जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, भैया भैया, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ। क्या हो गया ऐसा? न्यासा क्यों चिल्ला रही हो? अरे भैया, आज मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि सारे जमाने की लड़कियां मर गई थी क्या, जो तुमने इस पड़ोस में रहने वाली भूतनी को मेरी भाभी बना दिया। इसकी रोज रोज की किचकिच से मेरे कान पक गए हैं। अब मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। कह दो इसे चली जाए अपने मायके। अरे रुकना भी कौन चाहता है तुम जैसे कुत्ते बिल्लियों के बीच में। जा रही हूँ मैं मेरे मायके। ऐसा बोलकर मोनिष्का एक बार फिर अपने मायके चली जाती है। माँ, मैं आ गई माँ, अब मैं अपने ससुराल कभी नहीं जाऊंगी। अरे अच्छा किया मेरी बच्ची जो तू घर चली आई। अरे वो तो पहले से ही पड़ोसी के नाम पर धब्बा थे और तूने उसके बेटे से शादी कर ली। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी बगल वाले घर की बहू बन जाएगी और उसका ससुराल इतना पास हो जाएगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है और बहू का सफर ससुराल और मायके के बीच उलझ कर रह जाता है। जब भी बहू की ससुराल वालों से नोकझोंक होती तो वह पड़ोस में बसे अपने मायके का फायदा उठाकर अपने घर चली आती। ऐसे ही जब एक दिन मोनिष्का अपने मायके लौट कर आती है तो उसकी माँ लीला तंगा कर कहती है, मोनिष्का, तू आज फिर उठाकर मायके चली आई। आज तो पड़ोस में तेरा मायका है तो चली जाती है। और अगर यही मायका पड़ोस में ना होकर परदेश में होता तो क्या करती, कभी सोचा है? अपनी माँ की बात सुन बहू मन ही मन तोल मोल करके बिना कुछ कहे ससुराल आ जाती है, जहाँ सभी हॉल में बैठे चाय पी रहे होते हैं। क्या हो गया बहू रानी, माँ ने मायके से मारकर भगा दिया क्या? ऐसा ही होता है माँ जी, जब एक ही पड़ोस में दो रिश्ते जुड़ जाते हैं। भाभी के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। बड़ा इतराती थी ना अपने पड़ोस के मायके पर, आज उसी मायके वालों ने मजा चखा दिया। ससुराल के ताने सुनकर मोनिष्का की आंखों में आंसू ठहर जाते हैं। तभी गजराज गुस्से से गरजते हुए कहता है, बस करो तुम तीनों, बेचारी एक अकेली बहू पर तीनों सास बहू बेटी दाना पानी लेकर चढ़ी हुई हो। तुम तीनों बहू से हमेशा लड़ झगड़ कर उसे मजबूर कर देती हो, जिस कारण बेचारी बहू के पांव उसके पड़ोस में बसे मायके तक जा पहुंचते हैं। अरे जो होना था सो हो गया, अब तो इस बेचारी को अपना लो। मैं तो तैयार हूँ, मगर मोनिष्का को मेरी एक बात माननी पड़ेगी। चाहे हमारे बीच कितनी भी खिटपिट क्यों ना हो, बहू को बोल दो कि वह बात बात पर अपना बोरिया बिस्तर उठाकर मायके ना जाए, क्योंकि सास बहू में अनबन तो होती ही रहती है और ननद भाभी में भी थोड़ी बहुत नोकझोंक तो हो ही जाती है। हाँ, देवरानी जेठानी में भी थोड़ी बहुत जली भुनी हो ही जाती है। हमें माफ कर दो मोनिष्का, आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं भी अपने ससुराल के सारे रिश्ते समेटना चाहती हूँ। इस तरह आखिरकार अंत में बहू मायके के बगल में बसे अपने ससुराल में घुल मिल जाती है, जिसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहू और बेटी में फर्क। रोहतक में रहने वाली सुरेखा देवी के देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया जब वह माँ से सास बन गई। वो अपनी बहू बिनीता और बेटी इशिता में फर्क किया करती थी। ऐसे ही एक सुबह, अरे ओ महारानी, कहाँ मर रही है? सुबह के 7 बज गए मगर बहू रानी के पांव रसोई घर में नहीं पड़े। आ गई माँ जी। वो कल रात अनमोल जी बहुत देर से घर आए थे, इसीलिए रात को सोने में बहुत देर हो गई थी। चुप कर करमजली, अपना दोष मेरे बेटे पर मढ़ती है। हाँ, अरे अब मुझे निहार क्या रही है नाशपीटी? जाकर मेरे लिए चाय बना। सवेरे सवेरे सर में दर्द कर दिया। जी माँ जी, बस अभी बनाकर लाती हूँ। बिनीता के लिए ये पहली बार नहीं था। उसे हर दिन यूं ही अपनी सास की जली कटी बातें सहनी पड़ती थी। कुछ देर बाद, अरे कहाँ रह गई कामचोर? अरे चाय बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी बना रही है? ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। अभी सुरेखा अपनी बहू को खरी खोटी सुनाती हुई चाय की चुस्कियां ले ही रही होती है कि तभी उसकी बेटी इशिता अंगड़ाई लेते हुए बाहर आकर बोलती है, गुड मॉर्निंग मम्मी। अरे उठ गई मेरी प्यारी बिटिया रानी। पर ये क्या, मेरी बिटिया रानी का चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? क्योंकि माँ, मेरे सारे स्वेटर पुराने हो गए हैं। आई नीड सम मनी माँ। बस इतनी सी बात। ये ले मेरी लाडो रानी, ये लॉकर की चाबी ले जा और अपने लिए सर्दियों की शॉपिंग कर लेना। वो माँ जी, मेरे पास भी सिर्फ एक ही सर्दी का स्वेटर है।
अगर एक आधा स्वेटर और मंगा देती तो मेरी भी सर्दी कट जाती। बोली रे बोली, बहुरानी बोली। पता था मुझे कि तू बीच में जरूर टोकेगी। अरे मेरे पास क्या पैसे के पेड़ लगे हैं, जो है उसी में काम चला। सुन लिया ना आपकी सासू माँ ने क्या कहा भाभी, जो है जैसा है उसी में गुजारा भत्ता चलाओ। ऐसे ही समय बीतता है जिसके साथ सुरेखा का बहू बेटी का फर्क बढ़ता चला जाता है। एक शाम, अरे ओ बहुरानी, ये सायरा बानो बन के कहाँ जाने का इरादा है? वो माँ, दरअसल मैं सुरेखा को उसके मायके लेकर जा रहा हूँ। बेचारी कई महीनों से अपनी माँ से नहीं मिली ना। अरे बेटा बावरा हो गया है क्या? और तू बहू, अरे तेरे मायके में एक पाई की मिठाई तो मिलने से रही, फिर भी तू अपने पति की खिल्ली उड़ाने चली जा रही है। अरे यहाँ खाना कौन बनाएगा, घर कौन संभालेगा? माँ जी बस आज की तो बात है, मैं सुबह तक आ जाऊंगी। माँ, आज के लिए खाना इशिता बना देगी तो क्या बिगड़ जाएगा। अनमोल ऐसा बोल ही रहा होता है कि फोन पर बात करती हुई इशिता कहती है, हाँ हाँ बस निकल रही हूँ। अरे वाह, ये ड्रेस तो मेरी बेटी के बादामी रंग पर एकदम जच रही है। इतिशा, तुम कहीं जा रही हो बेटी? हाँ माँ, आज पल्लवी के घर पर बर्थडे पार्टी है, बस वही जा रही हूँ, सुबह तक ही आऊंगी। हाँ हाँ जा मेरी बच्ची, आराम से आना। बाय माँ। इशिता को जाता देखकर बहू के मुंह पर पड़ी चुप्पी की चपट टूट जाती है और वो बोलती है, वाह माँ जी, मेरी ननद के आधे अधूरे पहनावे के साथ भी आपने उन्हें पार्टी में जाने की इजाजत दे दी और मुझे मेरे मायके जाने के लिए भी मना कर रही हैं। इतना फर्क क्यों? इसलिए कि वो आपकी बेटी है और मैं बहू, इसीलिए सारी बंदिशें बहू पर ही लगाई जाती है। बहू के जुबान से करारा जवाब सुनकर सास का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसे थप्पड़ मारते हुए बोलती है, बेशर्म, अपनी सास से ऊंचे आवाज में बात करते शर्म नहीं आ रही तुझे? मैंने एक बार मना कर दिया तो बस, तू मायके नहीं जाएगी। शादी के बाद बहू की पहली जिम्मेदारी ससुराल को संभालना होता है। अब जाकर रात के खाने की तैयारी कर। ऐसा बोलकर सुरेखा कमरे में चली जाती है और विनीता रोते हुए रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। सुरेखा, अरे ओ सुरेखा, कहाँ बैठी है? इतिशा के कमरे में आजा विमला, वही हूँ। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है बिटिया पर। कभी थोड़ा प्यार अपनी बहू पर भी दिखा दिया कर, बेचारी वो भी किसी की बेटी है। तू फिर बहू बेटी का राग अलापने लगी। कितनी बार बोलूं तुझे विमला कि बहू को ससुराल की बंदिशों में रखने में ही समझदारी है, वरना हर दूसरे दिन उसके कदम मायके में मिलेंगे। और वैसे भी बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। अरे जा, तू सास से माँ नहीं बन पा रही तो कहाँ नजर आएगी तुझे बहू में बेटी। खैर छोड़, इतिशा के लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता हाथ लगा है। तू बोल तो बात बढ़ाऊं। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर घर बार अच्छा हुआ तो चट मंगनी पट ब्याह कर दूंगी। ठीक है फिर। समय बीतता गया। कुछ ही दिनों के बाद इशिता की शादी एक रईस घर में हो जाती है और विदाई के समय, समधन जी, मैंने मेरी बेटी को फूल के जैसे पाला है, इसका ख्याल रखिएगा और फिक्र मत कीजिए समधन जी। अब आपकी बेटी मेरी बहू है। अब अगर आप माँ बेटी का भरत मिलाप हो गया हो तो इजाजत दीजिए। और इस तरह इशिता अपने ससुराल चली जाती है। 2 दिन बाद, माँ जी, चाय पी लीजिए। ले जा अपनी ये चाय, मुझे नहीं पीनी। मेरी बेटी तो तेरे गले का फांस थी ना, जब देखो उसकी खुशियाँ देखकर जलकोकड़ी भाभीियों के जैसे जलती भुनती रहती थी। आज भी जलने को तैयार रहना। आ रही है मेरी बेटी अपनी माँ से मिलने। बहू सास की बात का कोई जवाब नहीं देती। सुरेखा सारा दिन पल के बिछाए अपनी बेटी के आने का इंतजार करती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। माँ जी, इतनी शाम हो गई, अगर ननद जी को आना होता तो वो आ चुकी होती। झूठ बोल रही है तू। जरूर मेरी बेटी रास्ते में फंस गई होगी, मुझे उससे बात करनी है। ये बोलकर सुरेखा अपनी बेटी को फोन लगाती है। हेलो इतिशा बेटी, मैं बोल रही हूँ, तेरी माँ। तू आ रही है ना मुझसे मिलने? समधन जी, मैं आपकी बेटी नहीं बल्कि उसकी सास इंदुमती बोल रही हूँ। मैं इतिशा से बात कराती हूँ। हेलो माँ। बेटी, मुझे तेरी बड़ी याद आ रही है, तू घर आ जा। माँ, मेरा अभी आना मुमकिन नहीं क्योंकि मैं अपने पति के साथ घूमने जा रही हूँ, और वैसे भी अब वो मायका मेरे लिए मायने नहीं रखता। प्लीज अब मुझे परेशान मत करना। बाय।
अपनी बेटी के ऐसे बर्ताव से सुरेखा के मन में बीते दिनों की छवि उभर आती है। क्या हुआ माँ जी? क्या कहा इतिशा ने? तेरी ननद ने अपनी माँ को भुला दिया बहू। कोई बात नहीं माँ जी, आज आप अपनी बहू को अपनी बेटी मान लीजिए। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर हम खूब गप्पे लड़ाएंगे। बीते दिनों के साथ सुरेखा अपने बहू के मिलनसार व्यवहार में घुल मिल जाती है। वो हर दिन साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते घंटों बातें करती। अब सुरेखा का मन पूरी तरह से पसीज चुका था। और एक दिन, माँ जी ये देखिए, आज आपकी बहू बाजार से आपके लिए रबड़ी जलेबी लाई है। बहू, तुझे मालूम था कि मुझे ये पसंद है? माँ जी, जिस दिन मैं आपकी बहू बनकर इस घर में आई थी, उस रोज से मैंने आपकी सभी पसंद का तकाजा कर लिया था, क्योंकि मेरे लिए आप सास नहीं माँ है। बस आप ही मुझे बहू से बेटी ना बना सकी। सच बोल रही है तू बहू। अपनी बेटी को प्यार दुलार देने के मोह में मैं ये भूल गई थी कि मैं तुझे बहू नहीं बेटी बनाकर लाई थी, मगर कब सास बन गई समझ ही नहीं आया। पहले दिन से तुझे पराए घर से आने का ताना दिया, आज तू ही मेरे साथ खड़ी है। अब से तू मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। ये घर तेरा ससुराल नहीं बल्कि मायका है। ये सुनकर विनीता की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगती है और बहू बोलती है, शुक्रिया माँ जी, आज आपने इस बहू को बेटी बनाकर वो मान दिया है जिसकी उम्मीद लेकर हर लड़की अपने मायके से ससुराल आती है। कड़वा कथन, मगर एक तरफा निभाए जाने वाले रिश्ते का बोझ अक्सर बीच राह में ढह जाता है। समाज में आज भी ये कहावत है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, मगर क्या सास बहू के लिए माँ बन पाती है?